राधे राधे स्टूडेंट्स। चलो आज हम शुरू करते हैं अपना जो लास्ट टाइम में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। पढ़ के हमने उसमें एक न्यूट्रिशन वाली प्रोसेस पढ़ भी ली थी। ठीक है, न्यूट्रिशन वाला हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, ह्यूमन के अंदर भी पढ़ लिया था, प्लांट्स के अंदर भी पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन के बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया था। अब हम लिंक करते हुए ही चलेंगे, हर एक प्रोसेस को पढ़ते हुए चलेंगे, पिछली वाली से लिंक करते हुए। अब जैसे हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव में श्वसन तंत्र, क्योंकि हमें ह्यूमन बॉडी का ही पढ़ना है। थोड़ा बहुत कुछ आएगा, जैसे अमीबा का है कि कैसे करता है, अर्थवॉर्म का है, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। अभी हम आते हैं रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन कैसे होती है, क्या होती है, और पिछले पॉइंट से इसका क्या रिलेशन है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। रेस्पिरेशन में हमने लास्ट टाइम एक चीज बोली थी कि डाइजेशन तक तो ठीक था, डाइजेशन के बाद में मैंने एक चीज छोड़ी थी, एसिमिलेटेड फूड। ठीक है, एसिमिलेटेड फूड एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हमारे एब्जॉर्ब होके और चला जाता है सेल बॉडी के पास में। अब देखो उसमें होता क्या है, एसिमिलेटेड जो फूड होता है, एसिमिलेटेड फूड अगर हम उसको देखो अलग अलग टाइप से यूज होते हैं। जैसे अगर हम उसको एनर्जी के रूप एनर्जी एज ए फूड यूज करते हैं ना, उसको जो फूड होता है ना उसको एनर्जी, अगर सॉरी एनर्जी के रूप में अगर उसको एज ए एनर्जी यूज करते हैं तो वो किस चीज में काम आता है, जो प्रोसेस होती है ना, जो भी प्रोसेस होती है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर वो काम आता है। लेकिन एसिमिलेटेड फूड को अगर हम यूज करते हैं एज ए एनर्जी ना करके एज ए मटेरियल करते हैं, तो एज ए मटेरियल अगर करते हैं तो फिर बाद में उसका फंक्शन बदल जाता है। और उसका फंक्शन क्या करता है, रिपेयर करने का। जैसे कुछ टूट फूट हो गई उसका रिपेयर करने का, या फिर हमें मतलब कुछ रिपेयर करने से रिलेटेड इसका जो, और ग्रोथ करने का, ग्रोथ और रिपेयर। ठीक है, ठीक है। एसिमिलेटेड फूड को हम अब ये कैसे करेगा, एसिमिलेटेड फूड जो था वो एनर्जी और मटेरियल के फॉर्म में ग्रोथ और रिपेयर का काम कैसे करेगा। अब देखो जो हमने रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर हम ऑक्सीजन से फूड को ब्रेक करते हैं, बर्न करते हैं, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती है उनके अंदर यूज लेते हैं। ठीक है, एनर्जी होती है जब भी हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी हम कुछ करेंगे। तो फ्यूल एज ए फूड एज ए फ्यूल यूज होता है। ठीक है, किसमें, रेस्पिरेशन में। अब देखो, अब मैं आपको शुरू करता हूं, रेस्पिरेशन का फंक्शन होता कैसे है। ठीक है, काम कैसे करता है रेस्पिरेशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बाद की बात है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रेस्पिरेशन होता क्या है। देखो रेस्पिरेशन में क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन ली, लेकिन ऑक्सीजन से पहले हमारा जो फूड था, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूल, हमारा जो फूड था वो हमारी एब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन से और सेल के पास चला गया। ठीक है, सेल के पास चला गया, उधर से क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर गई, हमने जब रेस्पिरेशन करी तो ऑक्सीजन अंदर गई, और ऑक्सीजन ब्लड में होते हुए कहां चली गई, सेल के पास। दोनों चीजें सेल के पास आ गई। अब सेल के अंदर जो मैकेनिज्म हो रही है उससे क्या हुआ, ये O2 से फ्यूज हुआ। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगी, रेस्पिरेशन होती है ना वो जस्ट अपोजिट होती है फोटोसिंथेसिस की। कभी भी हम ये नहीं बोल सकते जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है ना उसको रेस्पिरेशन कभी नहीं बोल सकते। क्यों, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 होता है, H2 होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, सॉरी CO2 होता है और H2 होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। ठीक है, C6H12O6 में। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, और बर्न होके वो ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 और H2 में। ठीक है, और एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखो वही चीज मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फूड है एज ए फ्यूल यूज लिया, और ऑक्सीजन जो हमारी रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे अंदर गई। ठीक है, इसको क्या करती है, बर्निंग देम स्लोली। अब किसको, फूड, और फूड क्या है, ग्लूकोज, जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, जो खाना हमने खाया था उसका सिंप्लीफाई करके हमने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया था। ये इसको क्या करेगी,
मतलब O2 की प्रेजेंस में धीरे धीरे उसकी बर्निंग होगी तो क्या होगा, अब कोई चीज जलेगी तो उससे क्या होगा, एक तो CO2 रिलीज होगी और दूसरा, ठीक है, तो इधर से क्या होगा, एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है, जैसे ही बर्निंग होगी तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा बनेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ये एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किस फॉर्म में होती है, एटीपी, एटीपी की फॉर्म में ये स्टोर होती है और एटीपी की फॉर्म में स्टोर होने के बाद में इसका यूज होता है। अब देखो ये जो रेस्पिरेशन होती है ना, ये कहां पे होती है, ये कंप्लीट जो प्रोसेस बताई मैंने आपको, ये प्रोसेस कहां पे होती है, एक सेल के अंदर होती है। देखो इधर से है हमारे पास में, ये हमारे पास में इधर फूड, ठीक है, और इधर से क्या आ गई, O2 ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों आए और किसके अंदर चले गए, सेल के अंदर, ठीक है, सेल में चले गए, दिख रहा है सही, ठीक है, ओके। जैसे ही सेल में गए, सेल के अंदर जाते ही इधर से एक तो CO2 फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, और दूसरा इधर से क्या फॉर्म हो गया, दूसरा इधर से फॉर्म हो गया, देखो बर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ और H2O, ये क्या हो गया अपने वेस्ट मटेरियल हो गया। हम इसको वेस्ट बोल सकते हैं क्योंकि ब्लड के थ्रू फिर बाहर चले जाएंगे। जैसे जो CO2 है वो हम रेस्पिरेशन से भी बाहर निकालते हैं, और भी बहुत सारे वे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के भी, ठीक है, देखते जाओ समझते जाओ। अब इस सेल से ये दोनों निकलने के अलावा एक चीज बनती है जो इंपॉर्टेंट है, एनर्जी, ठीक है। अब ये सारी प्रोसेस कहां पे हुई, ये जो भी प्रोसेस हो रही है ये कहां हो रही है, ये सारी प्रोसेस हो रही है सेल के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे हमने फूड लिया, फूड सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज हुआ, वो आया सेल के अंदर, और ऑक्सीजन जो हमने रेस्पिरेशन के टाइम पे ली वो भी आ गया कहां पे, सेल के अंदर, और सेल के अंदर जैसे ही आया, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी इस रेस्पिरेशन होता है, इसके टाइप भी हम पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ओके, ठीक है। अब जैसे ही सेल के अंदर आया, इसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जैसे ही चालू हुई, और इधर बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर बन गया H2O जल, ठीक है, और प्रोड्यूस क्या हुई, एनर्जी, एनर्जी बन गई, और ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हुई जिसको हमने यूज ले लिया, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी आपको। अब जो है फूड से मैंने आपको बताया, जैसा कि जैसे फूड से और जो एनर्जी बनी, ठीक है, एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई फूड से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। समझिए, जो हमने फूड लिया उसको ब्रेक डाउन करके, उसको बर्न करके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमने इनहेल करी है उसकी प्रेजेंस में उसको बर्न करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। सिर्फ गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करना ही कभी रेस्पिरेशन नहीं होता है, रेस्पिरेशन का मीनिंग अलग होता है, जो मैंने आपको अभी समझा दिया है। अब देखो, अब यहां से दूसरी चीज समझो, रेस्पिरेशन के टाइप कितने होते हैं, रेस्पिरेशन के टाइप मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो रेस्पिरेशन होती है दो टाइप की, एरोबिक और अनएरोबिक। वायवीय और अवायवीय। अब देखो वायवीय में और अवायवीय श्वसन में क्या डिफरेंस है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, O2 प्रेजेंट, और अवायवीय जो होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, मतलब ऑक्सीजन
प्रेजेंट नहीं होता है। किस में नहीं होता है? एनारोबिक में, एवायवीय में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है और वायवीय में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब देखो, जब हम फूड का मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में टूटता है ना, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब टूटती है ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर टूटता है तो उसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखो, अब हम दोनों को अलग अलग समझेंगे, दोनों को मैं अलग अलग बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम लेके चलते हैं एरोबिक को, ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट के उससे जो ग्लूकोज बना वो ग्लूकोज गया सेल के पास, ठीक है? सेल में क्या प्रेजेंट था? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है? ग्लूकोज का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, C6H12O6, और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, मैंने इसकी सारी डिटेल लिख दी है। ग्लूकोज C6H12O6 और 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसके अंदर एक साइकिल कंप्लीट होता है। पहले, सबसे पहले ऑक्सीजन से पहले ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है, ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहां पे होता है कंप्लीट? ये भी मैं आपको बताता हूं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, कहां पे पढ़ेंगे? 11th क्लास में। अभी हमारे पास सिर्फ इतना है, साइटोप्लाज्म जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल के अंदर जाती है। सेल के अंदर, सेल जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर ये साइकिल कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जब कंप्लीट होता है तो उससे बनता है पायरुवेट, पायरुवेट, ठीक है? पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ठीक है? इसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल थे, देखो C6, और ये होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। पायरुवेट जो होता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब ये जैसे पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट, इसके बाद में डिपेंड करता है इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो ऑक्सीजन की नीड हुई नहीं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस पूरी हुई थी। यहां से एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, और जब ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट होती है तो इससे बनता है CO2। और साइकिल का नाम आपको इसको बता दूं एक बार, साइकिल का नाम भी मैं यहां लिख देता हूं, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल भी आप आगे जाके ही पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बना, ग्लूकोज से पायरुवेट 3C कार्बन, और इधर 6C कार्बन, ठीक है? पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड के बाद आगे क्रेब्स चक्र में कंप्लीट होगी ये रेस्पिरेशन, ये जो रिएक्शन है क्रेब्स चक्र में होगी। क्रेब्स चक्र में जैसे ही वहां पे जाके ये टूट जाता है CO2 में प्लस H2O में प्लस एनर्जी, और इससे एनर्जी कितनी निकलेगी? 38 ATP, 38 ATP एनर्जी इससे प्रोड्यूस होगी। किससे? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म में स्टोर होती है, मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी थी। अब देखो एक बार फिर से रिवाइज करो इस चीज को। ग्लूकोज 6C कार्बन, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, सेल साइटोप्लाज्म में हुआ, पायरुवेट बना, इससे 3C कार्बन मॉलिक्यूल होता है, पायरुविक एसिड भी बोलते हैं इसको। इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? इसके 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 6C था, यहाँ पे 3C रह गया, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। आगे जाके क्रेब्स चक्र होगा, क्रेब्स साइकिल होगा। क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है क्रेब्स साइकिल। फिर वहां से हमारे पास में इसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल,
और एनर्जी प्रोड्यूस, ऊर्जा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो 38 एटीपी होगी, जिसको हम एनर्जी, जिसको हम हमारी सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनके अंदर यूज लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इधर लिख देता हूं मैं, एटीपी एडिनोसिन, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, ये हाई एनर्जी होती है, ठीक है, और एडीपी एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, ठीक है, ये लो होती है, मतलब इसके अंदर एनर्जी यूज हो चुकी होती है। जैसे हम चलो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्योंकि मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई, मैंने आपको समझा दी है कैसे कैसे हुई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कहां पे काम आई, क्रेब्स चक्र के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस काम आई थी, यहाँ पे समझ जाना, वो चीज यहाँ लिख लेना। क्रेब्स चक्र जहां पे था ना, वहां से ऑक्सीजन का यूज हुआ था, उससे पहले ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी आपके सामने दो टर्म्स लिखी थी, एक एटीपी और एक एडीपी। हमारी सेल के अंदर एटीपी प्रेजेंट होती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे ही एनर्जी मिलती है, एनर्जी कहां से आएगी, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी आती है। मैंने जो भी आपको बताया था ना, एरोबिक के अंदर 38 एटीपी बनता है, तो वो एनर्जी इधर आई, और वो एनर्जी इधर आके क्या क्या किया, इधर फॉस्फेट लेके आई, और ये डाई से क्या हो गया, ये फॉस्फेट मिला ना इसको एनर्जी की फॉर्म में, तो ये बन गया एटीपी, ठीक है। और वहीं अगर हम इसका उल्टा करते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये क्या होगा, जब हम कुछ भी काम करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें क्या होगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट कैसे जाएगा, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको, एटीपी और एडीपी क्या है और ये कैसे काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है, इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारा कंप्लीट हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जिससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, 38 एटीपी एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, और ये हमारे सेल जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर तो पायरुवेट एसिड बनेगा, और पायरुवेट एसिड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो वहां से क्रेब्स चक्र जाएगा, क्रेब्स चक्र से बनेगा अपना CO2 H2 और एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी एनर्जी बनती है, किसके अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एक एटीपी के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है, एक एटीपी 30.5 किलो जूल, ठीक है, पर मॉलिक्यूल, ठीक है, डन, ओके। चलो अब हम पढ़ते हैं अनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अब देखो अवायवीय श्वसन में क्या होगा, हमने देखा था अभी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब रेस्पिरेशन हुई। अब अवायवीय श्वसन में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं। अब ऑक्सीजन नहीं है तो फिर रेस्पिरेशन कैसे होगी, तो फिर फूड बर्न कैसे होगा, उससे एनर्जी कैसे निकलेगी, उसके बारे में। अब ऑक्सीजन नहीं है तो सीधी सी बात है, अगर हम कुछ चीज को ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाएंगे तो एनर्जी तो कम प्रोड्यूस होगी, एनर्जी कम बनेगी। अब देखो एनर्जी ये दो होती है, एक तो होती है यीस्ट में, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में ग्लूकोज था, ग्लूकोज ये 6C कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इसके अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया था C6H12O6, ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल लेके हमने क्या किया,
इसके अंदर वही ग्लाइकोलाइसिस, ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसके लिए तो ऑक्सीजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। हाँ, वो जो क्रेब्स चक्र था ना, एक बार मैं यहां बता देता हूं, उसको नोट कर लेना, इधर मैं बता देता हूं। जो पायरुवेट बना था, पायरुवेट जो बना था, पायरुवेट उससे आगे जाके यहां पे मैंने बताया था आपको क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, वो कहां पे कंप्लीट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होके फिर जाके अपना क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये चीज भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पायरुवेट 3C कार्बन है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होगी। अब ये देखो साइटोप्लाज्म में हो गया, कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होगी। इसके बाद में आगे जाके सेम पायरुवेट बन गया, पायरुवेट बना यहां तक। अब हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया पे तो होगा नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो ये कहां पे कंप्लीट होती है, यीस्ट में होती है, यीस्ट में। अब यीस्ट में होगी तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, H2 नहीं बनता, इससे बनेगा क्या, इससे क्या बनेगा, देखो लैक्टिक एसिड कहां बनता है, हमारी मसल्स में। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं अवायवीय श्वसन की। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो रुक गया था। देखो, हाँ क्या बता रहा था मैं आपको बता रहा था अवायवीय श्वसन और एरोबिक हो गया था। अभी हम अवायवीय की बात कर रहे थे, इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुवेट बना, पायरुवेट के बाद में चला गया यीस्ट में। यीस्ट में क्या, मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं हमारे पास। तो ऑक्सीजन नहीं है तो इससे बनेगा इथेनॉल। ठीक है, और एनर्जी कितना बनेगा, 2 ATP, सिर्फ 2 ATP एनर्जी बनेगा इससे। ठीक है, ओके, इससे 2 ATP एनर्जी बनेगा प्लस इथेनॉल बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। कहां पे कंप्लीट होगा, ईस्ट में कंप्लीट होगा। पायरुवेट से, पायरुवेट जो 3C कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल होंगे इसके, 2 मॉलिक्यूल होंगे, और इससे क्या बन गया अपना इथेनॉल प्लस 2 ATP। अभी इनको समझते चलो, मैं एक छोटे से में लिख दूंगा, तीनों जो रिएक्शन है छोटे से में लिख दूंगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अनारोबिक में एक तो हो गया, यीस्ट में हो गया, और अनारोबिक एक होती है हमारी मसल्स के अंदर। हमारे जो क्रैम्प आते हैं ना, क्रैम्प्स आते हैं, वो क्यों आते हैं, हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जम जाता है। लैक्टिक एसिड क्यों जमता है, हमारे जब रनिंग कर रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा कुछ हार्ड वर्क कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या है, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है प्रॉपर, और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचता तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज तो है ही है, ठीक है, 6C कार्बन, एक मॉलिक्यूल ले लिए इसका। ग्लूकोज के बाद में ये ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ठीक है, कहां हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ। साइटोप्लाज्म में होके फिर ये क्या बन गया, पायरुवेट। यहां तक का तो सेम है, यहां तक का तो तीनों में सेम होगा, ठीक है, तीनों में सेम होगा यहां तक का तो। अब ये आगे जाके क्या करेगा, यहां पे ऑक्सीजन होती तो है लेकिन कम होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड। और उसके साथ क्या करता है, 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये भी कितनी करेगा, 2 ATP। अब देखो एरोबिक में क्या हुआ था, 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, और अनारोबिक में जो यीस्ट में हुआ उसके अंदर 2 ATP, और जो मसल्स में हुआ उसमें भी 2 ATP। इसके अंदर ऑक्सीजन कम थी, उसके अंदर ऑक्सीजन थी ही नहीं, ठीक है। और जो यीस्ट में होता है उसको हम एक प्रोसेस भी बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, किण्वन। ओके, हिंदी वाले समझ जाएंगे, किण्वन की प्रोसेस बोलते हैं उसको। अब देखो यहां तक की बात क्लियर है, हमारी रेस्पिरेशन के टाइप दोनों हो गए, एरोबिक भी एनारोबिक भी। उससे पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन
ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है, एनिमल्स में कैसे होती है, ठीक है। प्लांट्स में बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में वो सेम वही चीज होती है, वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। कभी भी जो फोटोसिंथेसिस होती है, CO2 कभी भी वो रेस्पिरेशन में नहीं लेते हैं, वो O2 ही रेस्पिरेशन में लेते हैं। रेस्पिरेशन के लिए उनके लिए स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं वो खुलते हैं, उनसे वो गैसेस इनहेल करते हैं और एक्सहेल भी उनसे ही करते हैं। अंदर भी उनसे ही जाती है और बाहर भी उनसे ही आती है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक फटाफट लिख देता हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। इधर से लिखता हूं, दिख रहा है, ग्लूकोज 6 कार्बन, ग्लूकोज, ओके। फिर ग्लूकोज किसमें गया, सबसे फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन वाला कर रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में, और क्या बन गया, पायरुवेट, 3C कार्बन और 2 मोलिक्यूल इसके बन गए, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म, कोशिका तरफ है, ठीक है। यहां तक की प्रोसेस सब में सेम होगी, सब में पायरुवेट ही बनेगा, 3C कार्बन होगा, 3C मॉलिक्यूल होगा, इसके बाद में तीनों चीजें बदलेंगी। इसके बाद में इधर से आगे अपना, यहाँ पे अपना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, O2 प्रेजेंट, कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और इधर क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था इधर कंप्लीट होगा CO2 प्लस H2 प्लस 38 ATP, एक कंप्लीट, ठीक है। दूसरा कहां पे होगा, ईस्ट में, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट, तो इसमें क्या बनेगा अपना, इसके अंदर बनेगा इथेनॉल, इथेनॉल प्लस 2 ATP, ठीक। और लास्ट वाला हमारा जो बचता है वो कहाँ होगा, टिश्यूज में, मसल्स में, टिश्यूज में होगा। इधर ऑक्सीजन कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड, प्लस 2 ATP, ठीक है। ये हमारी होगी वायवीय श्वसन, और ये होगी दोनों अवायवीय, ठीक है, एरोबिक और अनएरोबिक। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। और अगर समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने प्लांट्स में बता ही दिया, प्लांट्स में इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे साइकिल होते हैं जो हमारे नहीं है, 10th क्लास में नहीं है, ठीक है। प्लांट्स में सिर्फ इतना है, ठीक है, वो गैसेस कहां से, रंध्र से लेते हैं, रंध्र मतलब स्टोमेटा से गैसेस इनहेल करते हैं और उससे उनका रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में प्लांट्स O2 का ही यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, CO2 मत करना। CO2 फोटोसिंथेसिस में लेते हैं और CO2 रेस्पिरेशन के अपोजिट होती है। जैसे रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं और C6H12O6 ग्लूकोज को बर्न कर रहे हैं, और उसमें उल्टा होता है, उसमें CO2 और H2O ले रहे हैं, इसमें CO2 और H2O प्रोडक्ट बन रहा है, और फिर उसके बाद में उससे C6H12O6 ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर एनर्जी काम आ रही है, इसमें एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। अब देखो आगे हम चलते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। मैं आपको ये बता देता हूं ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। जैसे फिश होती है, फिश के अंदर क्या ऑर्गन होता है, फिश मछली, ठीक है, गिल्स,
ये इंपॉर्टेंट है, बस यही पूछेगा कि फिशेस जो होती हैं वो रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गन से करती हैं, गिल्स से। अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा करता है अपनी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और अगर अर्थवॉर्म की बात करें, केंचुआ, अगर अर्थवॉर्म की बात करें तो वो करता है स्किन से, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर तो हम पूरा सिस्टम पढ़ने ही वाले हैं, आगे मैंने डायग्राम उसका पहले बना लिया था जिससे आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी लो तो, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छोटा पूछ सकता है कि फिश किससे करती है रेस्पिरेशन, गिल से, अमीबा डिफ्यूजन, और अर्थवॉर्म स्किन से, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया भाई रेस्पिरेशन होता क्या है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन हुआ कैसे, अब वहां तक ऑक्सीजन कैसे पहुंची ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हम एक चीज को हम श्वसन बोल देते हैं उसको, ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथ श्वास लेना, ठीक है, श्वास, श्वसन नहीं, सिर्फ श्वास। वो क्या होता है, हम जो गैसेस होती हैं ना पूरे एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेस हैं उनको इनहेल करना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बस ब्रीथिंग इतना ही है, ब्रीथिंग कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है, ब्रीथिंग सिर्फ गैसेस इनहेल करना और गैसेस एक्सहेल करना, ठीक है। उसके अंदर सारी गैसेस होती हैं, उसके अंदर कोई एक गैस नहीं होती, O2 नहीं, सिर्फ उसके अंदर O2 CO2 ही नहीं होती, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, जितनी भी एनवायरनमेंट में गैसेस सब होती है उसमें, वो सब इनहेल करते हैं और सब एक्सहेल करते हैं। लेकिन O2 ही सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि हमारे अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिससे ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, इस वजह से O2 हम लेते हैं। अब देखो ब्रीथिंग समझ में आ गई होगी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ब्रीथिंग होता है, श्वसन नहीं होता। श्वसन क्या होता है, जैसे हमने इनहेल करी, गैसेस हमने इनहेल कर ली, ठीक है, तो इनहेल करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, सबसे पहले आता है नोज, ठीक है, नोज, ठीक है। फिर नोज के बाद में नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, ठीक है। नोज, नोजल कैविटी के बाद में देखो सबसे पहले सांस ली हमने, नाक से ली, फिर नेजल कैविटी में गई, फिर नेजल कैविटी से आगे जाती है ट्रैकिया में, ठीक है। फिर ट्रैकिया में जैसे ही जाएगी, ट्रैकिया में जाके फिर दो पार्ट में, वो जो ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई फिर ब्रोंकस, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रोंकाई और ब्रोंकस के बाद में जाती है ब्रोंकियो, ब्रोंकियो, और फिर उसके बाद में एल्वियोली, एल्वियोली, और फिर उधर से फिर आगे ब्लड में एक्सचेंज हो जाती है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले जैसे हमने गैसेस इनहेल करी, ठीक है, इनहेल करी तो क्या हुआ, ये अब आ जाओ डायग्राम पे अपने पे, डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, डायग्राम अगर दिमाग में होता है ना तो हमें चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे हमने सांस ली तो जो जितनी भी गैसेस थी सब चली गई नोज से, अपने जो नाक है इससे, नेजल कैविटी से, और इससे होती हुई ये जो सिंगल फेरिंक्स के बाद में जो पाइप होता है ना, कॉमन पाइप होता है फूड का, और इसका कॉमन पाइप होता है किसका, फूड और जो रेस्पिरेशन करते हैं ना एयर का, कॉमन पाइप होता है ये, ठीक है, ये कॉमन पाइप होता है। इसके बाद में यहां पे ये एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस, हिंदी में घाटी ढक्कन, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं ना तो जो हवा जा रही है ना वो तो चली जाती है, लेकिन अगर हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो ये नीचे की तरफ हो जाता है और ये बंद हो जाता है, ठीक है। जो ट्रेकिया का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। ये जैसे ट्रेकिया का रास्ता बंद हो जाता है, खाने पीने की चीजें सीधी फूड पाइप से आगे चली जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस या फिर घाटी ढक्कन। हमने सांस ले ली, ठीक है, नोज, नेजल कैविटी, फिर इसके बाद में जाएगी ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया में जैसे ही आएगी ना, ट्रेकिया में आने से पहले आता है अपना वॉइस बॉक्स, ये रहा वॉइस बॉक्स, ठीक है, लैरिंक्स भी बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स। अब जैसे वॉइस बॉक्स के अंदर एक हम जो बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं,
वो साउंड कहां से बनता है? साउंड बनता है इस वॉइस बॉक्स से, ये जो लेरिंग्स है इससे अपना साउंड बनता है। इसके बाद में ट्रेकिया में जाती है और ट्रेकिया में जाके फिर दोनों लंग्स में बराबर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये बलून जैसे होता है, दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाती है और इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बोलते हैं किनको? इनको श्वसनिया, श्वसनिकाएं और श्वसनिया, ये तो हो गई श्वसनिया, और ये जो छोटी छोटी इनको बोलते हैं श्वसनिकाएं हिंदी में, ठीक है। ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकस या ब्रोंकाई एक ही बात है। ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई के अंदर ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर सी शेप्ड छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं। अब ये सी आकार के छल्ले क्यों होते हैं? हम सांस लेते हैं तो हवा कम ज्यादा एयर होती है, तो अगर जैसे मान लो अगर ये पैक होंगे और हम लेंगे, मान लो कुछ रीजन से ये चिपक गई, तो अगर चिपक गई ना तो ये टूट जाएंगे, ठीक है, या फिर फूल गई तो भी टूट जाएंगे। लेकिन ये सी होता है ना, यूं ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो अगर प्रेशर आया तो ये फैल जाएंगी, और अगर सिकुड़ा नहीं इनमें तो ये यूं हो जाएंगी, तो इनके अंदर ये टूटती नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो इसलिए सी शेप्ड होते हैं, उपास्थि के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे जाके और भी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में होके पूरे लंग्स में फैल जाती है। पूरे लंग्स में फैलने के बाद में इनके अंदर छोटी छोटी लास्ट में क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है, मुकुट जैसी संरचना होती है, जिसको बोलते हैं एल्वियोली। ब्रोंकाई तक हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रांचेस हैं। इसके बाद में एल्वियोली में जैसी आती हैं, इधर ब्लड कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिनमें ब्लड होता है, ठीक है। वो ब्लड क्या करता है? एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन का एक्सचेंज क्यों करेगा? क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन Hb, और हीमोग्लोबिन किसको जोड़ेगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो बाहर से गैसेस तो सारी आ रही हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन किसको जोड़ेगा? ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को जोड़ के ब्लड ले जाएगा। लेकिन बाकी की जो गैसेस है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के CO2 पहले से आ रही है, तो CO2 जो है वो ये छोड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन CO2 से ज्यादा अच्छे से जुड़ती है, और CO2 को छोड़ जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, और ऑक्सीजन और बाकी जो गैसेस हैं वो वापस बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करें ब्रीदिंग की, जो मैंने अभी आपको बताया था। ब्रीदिंग हर 1 मिनट में 15 से 18 बार होती है। एक अडल्ट में ब्रीदिंग 15 से 18 बार होती है एक अडल्ट के अंदर, ठीक है। ये पूरी श्वसन क्रिया हो गई, यहां से ऑक्सीजन बनी, वो जाएगी हमारी सेल्स के पास, और जो मैंने अभी आपको समझाया था, पूरी जो प्रोसेस बताई थी कि कैसे हमारी ऑक्सीजन आती है और कैसे प्रोसेस होती है, कैसे फूड पूरा फूड से एनर्जी कैसे बनती है, वो इस ऑक्सीजन से बनती है, जो ऑक्सीजन वहां जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में डायफ्राम का क्या काम है? डायफ्राम का काम है, जब ये नीचे खिसकता है ना, नीचे खिसकता है तो लंग्स यूं हो जाते हैं। देखो सपोज करो ये बलून है, ठीक है, ये बलून है, ये नीचे की तरफ अगर खींचोगे तो इसका ये कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो इससे जितनी गैस है बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर इसको ऊपर करेंगे, ऊपर की तरफ, तो ये यूं फैल जाएगा, समझ रहे हो? नीचे की तरफ तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, लेकिन अगर इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो डायफ्राम जब ऊपर खिसकता है तो हम इनहेल करते हैं, ऊपर खिसकेगा तो इनहेल करेंगे, क्यों? जैसे ऊपर खिसकेगा वॉल्यूम बढ़ेगी, गैस अंदर जाएगी। लेकिन जैसे ही नीचे खिसकेगा वो, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, वॉल्यूम कम होगी, गैस बाहर निकलेगी, एक्सहेल करेगा, ठीक है, समझ गए? नीचे तो इनहेल, ऊपर तो इनहेल, नीचे तो एक्सहेल, ठीक है। ये डायफ्राम का काम होता है, रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायफ्राम नीचे जाएगा तो एक्सहेल, ऊपर मतलब एक्सहेल मतलब हिंदी में बोले तो बाहर निकलती है, ठीक है, और नीचे जाएगा तो बाहर निकलती है, और ऊपर जाएगा तो अंदर आती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखो यहां तक की ये प्रोसेस पूरी होगी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली ना, वो ऑक्सीजन गई सीधी कहां पे? सेल में, और सेल में भी कहां गई? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके वो प्रोसेस हो रही थी, मैंने आपको बताया था पायरुवेट तक तो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, उसके बाद कहां हो रहा था? पायरुवेट जा रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, और इधर से हमारी जो रेस्पिरेशन में जो O2 बनी थी, O2 जो आई थी, वो भी आ गई माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहां से हमारे पास में क्या होता है? एनर्जी CO2 प्लस H2O। और तो अगर आपसे पूछे
व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन आप बोल भी सकते हो, सॉरी इसकी अगर यूनिट पूछा आपसे रेस्पिरेशन की, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेलुलर, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन की यूनिट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन की यूनिट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। हमारा रेस्पिरेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, एनिमल्स में भी हो गया, प्लांट्स में मैंने बता दिया थोड़ा सा है, एरोबिक भी हो गया, एनारोबिक भी हो गया, और कंप्लीट हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, कैसे होता है कैसे नहीं होता। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, नोट्स में आपको लिखवा नहीं सकता था क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है। हम अब इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट 2 सिस्टम बच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, थैंक यू सो मच।